अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का खास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ। पुंछ के बॉर्डर इलाके से ताल्लुक रखने वाली सबा सरवर मीर जी के साथ हमारा ये खास प्रोग्राम है। और अभी हालिया ही जम्मू कश्मीर के इम्तहानात का नतीजा सामने आया JKS का, और सबा सरवर मीर जी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। नाज़रीन किराम, ये उस इलाके से ताल्लुक़ रखती है जिस इलाके में आज भी बिजली नहीं है, जिस इलाके में आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। एक ऐसा फार फ्लंग एरिया पुंछ इलाके का जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और बॉर्डर से ताल्लुक़ रखने वाली इस हमारी बहन ने जो है वो जम्मू कश्मीर के सिविल सर्विसेज इम्तिहान में एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इनके वालिद साहब जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज में अपनी सर्विस को अंजाम देते हैं। इनकी वालिदा जो हैं उनका एक बहुत बड़ा और सही रोल रहा है। इनकी खाला जान का भी इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज इनकी फैमिली बहुत खुश है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि इस बच्ची ने करके दिखाया। खैर, ज़्यादा ना बोलते हुए हम सबा से ही बातचीत करेंगे। सबा, ये आपने अपने हाथ में रखना है और इसी पे आपने बात करनी ताकि बात जो है वो हमारे ऑडियंस तक पहुंच जाए। सबा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है और आपके पूरे परिवार को, अंकल को, आंटी को, खाला जी को, कि आपने इस इम्तिहान को मेहनत करके क्रैक किया इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। और अब सवाल मेरा यह है सबा कि किन स्ट्रेटेजीज का आपने इस्तेमाल किया शुरुआती दौर में? अगर आपको JKS के इम्तिहान को क्वालिफाई करना है तो यकीनन तौर पे आपको मोटिवेशंस, डेडिकेशंस, हार्ड वर्क और एक नेगेटिव फेस को भी, चैलेंज को भी जो है वो देखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जर्नी मेरी 2020 से स्टार्ट हुई थी। तो उस वक़्त मेरे पास गाइडेंस के लिए भी कुछ ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक गाइडेंस होगी। ये मोटिवेशन ज़रूर थी। तो गाइडेंस मुझे बसंत रथ सर से मिली। उन्होंने मुझे बुक्स प्रोवाइड की, उन्होंने मुझे गाइड किया कैसे करना है। और कुछ मेरे सीनियर्स थे, कुछ मेरे क्लासमेट्स थे जो अभी JKS में हैं, तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया और फिर मैंने अपनी ये जर्नी शुरुआत की। और वीडियो लेक्चर्स देखती थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, बस जो वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल, यस, सेल्फ स्टडी से। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो सब ने मुझे गाइड किया है। मैं एक को क्रेडिट नहीं दे सकती। मेरे इनफैक्ट जो मेरी लाइब्रेरियन थी अंशु मैम किताब घर की, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया कि ऐसे करो ऐसे करो। और उनकी गाइडेंस से ही हर एक स्टेप ने मुझे, हर स्टेप पे मुझे हर इंडिविजुअल ने हेल्प किया, और आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पहुँची हूँ। सेल्फ स्टडी भी एक हार्ड चैलेंज होता है, इसलिए क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ना है, आपके पास एक डायरेक्शन नहीं है, आपके पास एक गाइड नहीं है जो आपको एक इंस्टीट्यूशन में मिलता है। इस हार्डशिप को कैसे देखते हैं? सर, इस हार्डशिप को मैंने जैसे आपको बताया कि उस दौरान कोविड का पीरियड था। तो ऐसा था कि हमारी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी थी जो मैम ने मेरी रिक्वेस्ट पे खोली, और उस टाइम पे मैंने वो वहाँ पे पीरियड मिला मुझे। तो उस वक्त UPSC का बहुत क्रेज़ था। तो UPSC में कुछ गाइडेंस देने वाले लोग थे जैसे अक्षित जैन, उनकी मैंने गाइडेंस ली। और मैंने आपको बताया कि बसंत रथ सर भी थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे करना है। करना तो ऑब्वियसली मुझे खुद ही था। उन्होंने बुक्स प्रोवाइड की, मैंने देखा क्या चीज़ रेलेवेंट है, पढ़नी चाहिए। तो विद इन दीज 3 years का जो सफ़र है उसमें मैंने खुद ही अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसको फॉलो किया। मैं PhD में भी थी, और पहले साल तो मैंने खूब मेहनत की कि 12-13 घंटे पढ़ लेती थी। पर उसके बाद PhD में एनरोल हो गई, और ये CSIR IIIM है, तो यहाँ का प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सुबह जाना, शाम को आना, और शाम को जैसे ही मैं 6:30 तक आ जाती थी पहले स्टार्टिंग के डेज में, तो उसके बाद डायरेक्टली लाइब्रेरी चले जाना। फिर पापा का सपोर्ट होना कि पापा लाइब्रेरी लेके आना। फिर सुबह भी मैं 8 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, और 8 से 9.5 घंटे का ही टाइम यूटिलाइज करती थी। 1.5 घंटा भी सफिशिएंट था। वहाँ पे भी जाके अगर ब्रेक मिलती थी तो उसमें पढ़ लिया। रास्ते में चलते हुए मैटाडोर में आती थी मैं, तो वो टाइम पीरियड भी विवेक सर हैं जिन्होंने लास्ट टाइम किया था, हमारे ही बॉटनी डिपार्टमेंट से थे, तो उनसे भी थोड़ी बहुत उन्होंने गाइडेंस दी कि ऐसे ऐसे करो आप। तो भाई, ये मन कब बना आपका कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है? देखिए, जब हम ग्रेजुएट होते हैं तो हम JKSSB के लिए प्रिपेयर करते हैं। मैक्सिमम ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको सरकारी नौकरी का शौक खत्म हो जाता है, वो बिजनेस फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन ये मन कैसे किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है? कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते थे आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने मास्टर्स इन बॉटनी किया है। तो जो मास्टर्स करते हैं उनका डायरेक्ट गोल होता है कि नेट करना है, नेट करना है। तो मैंने मास्टर्स के दौरान ही नेट की तैयारी स्टार्ट की। और जब नेट की तैयारी स्टार्ट की तो तब नहीं था, तब होता है कि यू हैव टू क्रैक नेट, नेट नेट नहीं सब कुछ होता है। PhD
मैं पीएचडी में आई, पीएचडी में मेरे को प्लांट टिश्यू कल्चर मिला और रिसर्च एज अ स्कॉलर, दैट वाज माय ड्रीम कि मुझे वो करना है। बट विद इन सर्टेन इंस्टांसेस जब मुझे लगा कि इफ़ यू वांट टू बी एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज तो आपको सिविल सर्विसेज में आना पड़ेगा, तो तब से मेरी ये जर्नी सिविल सर्विसेज की तरफ। गुड। सिवा एक चीज़ और भी आपने देखी होगी कि जब आप प्रिपेयर कर लेते इस सब चीज़ के लिए, तो हमें इस सोसाइटी में दो लोगों से मिलना पड़ता है, एक पॉजिटिव सोच वाली, एक नेगेटिव वाले। पॉजिटिव वाले कहते हैं, जैसे बसंत सर हैं, आपने कहा कि सवा आप केएस नहीं आईएएस कर सकते, आईपीएस कर सकते हैं, मतलब लाइक मोटिवेट करना, डेडिकेशन देना। एक ऐसा होता है कि छोड़ दो यार, क्या करना, रहने दो, नहीं होगा, फिर कभी देख लेंगे। तो ऐसे नेगेटिव चैलेंज को भी फेस करना पड़ा। कुछ ऐसे दोस्त भी मिले कि जो कह रहे थे सवा ठीक है, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, छोड़ यार, अब आगे पर कोई और इम्तिहान दे दें। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी मुझे मिला उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैं सबका उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए। तो नेगेटिविटीज़ जो मुझे लगता है ना, वो हमारे अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ होती हैं जो हमारे रास्ते को रोकती हैं। तो हाँ, वो नेगेटिविटीज़ तो हर इंसान में आती हैं। जब आप दो दो चीज़ें कर रहे हो, एक चीज़ भी कर रहे हो, वो नेगेटिविटीज़ नहीं होगा तुझसे, तो क्या करेगी आगे, तेरे पास ऑप्शन नहीं है कुछ। आपके पेरेंट्स की शक्ल याद आ जाती है कि तुमने उनको क्या अभी तक उन्होंने तुम्हारे लिए हार्डवर्क किया है, तुमने क्या उनको दिया है, तो वो तो आती हैं। बट फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। फेलियर होना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? फेलियर होना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी सक्सेस है, क्योंकि आप फेलियर जब आप देखते हो ना, आप में सब्र आता है, पेशेंस वो फेलियर ही देती है आपको। अगर वो होता है ना कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं क्लियर कर पाते, सेकंड में नहीं आते, फर्स्ट में जब स्पेशली होता है ना, आप सपने डे ड्रीमिंग, हर वक्त ड्रीमिंग होती है आपकी कि आप बस बन गए ऑफिसर बस। पर जब आपको वो सेटबैक फेलियर लगता है ना, तो फिर आपको वो एक धक्का लगता है जो आपको एक कॉन्शियस आपकी जगह देता है कि आपको वर्क करना है। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक साल पूरा मेहनत करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आउट होता है, इंसान नहीं क्लियर कर पाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, नेक्स्ट डे सेम उसी लाइब्रेरी में जाके बैठना है, उसी चेयर पे बैठना है, और फिर एक साल तक कंटिन्यूसली पढ़ना है, क्योंकि पुराना एक साल तो चला गया, अब नेक्स्ट एक साल और प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो वो जो एक फेज होता है लाइफ में, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इंसान एग्जॉस्ट हो चुका होता है पढ़ के। रिजल्ट आने के बाद फिर ड्रॉप आउट हो जाता है, फिर अगेन उसको स्टार्ट करना पड़ता है। लाइक आपने ऐसे फेज को देखा है क्या? अगरचे देखा है तो कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? मैंने आपको बताया ना कि मेरी लाइफ बहुत अप एंड डाउन हुई है यहाँ पे। पहले जैसे आपने बताया, मैं लाइब्रेरी में ही थी, और लाइब्रेरी में रहते रहते ही आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे हर वक्त चांस दिया कि मेरा नेट हुआ, नेट के बाद मुझे जेआरएफ भी मिला। तो ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला इज टेलिंग यू कि यू कैन डू इट। तो वही वो चीज़ें मैं कर रही थी, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक रास्ता बनाया हुआ था कि यस यू हैव टू कम हियर। तो बस मैंने उसी को फॉलो किया। तो नो डाउट आप जैसे बता रहे हो लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में और भी बच्चे होते थे, और जब उनको नहीं पता चलता था वो मेरे पास आते थे, कोई बात नहीं, आप मेहनत कर रहे हो, एक दिन आपको उसका अजर मिल जाएगा, और आज आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसा रहा आपकी लाइफ में? लाइक सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतने सारे होते हैं। जी। क्या कहना है इसके बारे में, सोशल मीडिया को लेकर एस्पिरेंट्स को जो तैयारियां कर रहे हैं? हर किसी का अपना पैटर्न होता है। तो मेरा ऐसा पैटर्न रहा है, जब आई एम इन सोशल मीडिया तो आई एम कम्प्लीटली इन सोशल मीडिया। तो जब मेरे को कुछ करना होता है लाइफ में, मैं सब बंद कर देती हूँ। मैं तो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे ही थी एक्टिव, बट इन 3 सालों में तो मैं उसमें भी इतनी एक्टिव नहीं रही, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा, मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरी एजुकेशन रही है, तो मैंने उसी को दी है अपनी प्रायोरिटी। फाइनली आपको क्या लगता है कि इसके बाद एक बार यूपीएससी के लिए फिर से तैयारी होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि आपके डेडिकेशन मास्टर का ये कहना है। हाँ, सो आप प्रिपेयर करना चाहेंगे? जी। अब जैसे आप जानते हो कि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट हमेशा किया, यू आर नॉट मेड फॉर दिस, यू आर मेड फॉर आईएएस। तो डेफिनेटली पहले तो बहुत डर लगता था कि नहीं मैं कहाँ कर पाऊंगी। उनके मोटिवेशन ने, और भी बहुत से ऐसे हैं, जैसे पापा के कोलीग्स हैं, पापा के ऑफिसर्स जो पापा के डिपार्टमेंट में हैं, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया। इनफैक्ट आज ही मिल के आई पापा के एमएस से, जो पापा की सुपरिटेंडेंट है, उनका भी यही कहना है कि गो फॉर हायर थिंग्स। तो बस वही है कि इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उन सब के सपनों को मैं पूरा कर सकूं। वेल, एक आखिरी सवाल है मेरा कि
तालीम कभी खत्म नहीं हो सकती जी है। जी जी। हम ना 50-60 साल की उम्र में भी किताबें पढ़ सकते हैं और शौक होना चाहिए पढ़ने का हमें। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए या जम्मू कश्मीर के जेकेएस की प्रिपरेशन के लिए कितना समय कम से कम चाहिए एक स्टूडेंट को अपने डे प्लान के अंदर, जो सिर्फ इसी चीज़ के साथ हो, स्टडी के साथ हो कंप्लीटली? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने कोई ऐसा पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल, जैसे बच्चे बोलते हैं 12 घंटे 14 घंटे, मैंने सब ट्राई किया। स्टार्टिंग में 2020 में तो मैं ऐसा ही करती थी कि 14 घंटे 16 घंटे पढ़ लेती थी, पर जब मैंने 16 पीएचडी, घंटे और 12 घंटे, ये इतना कैसे पढ़ सकते थे? स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ और हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट में ये सिखाया जाता है कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो हमें वहां से ये आदत लगी थी और मैं लाइब्रेरी में वहां पे भी जाती थी, तो वो मेरी सिटिंग कैपेसिटी थी। इसके लिए तो बहुत सारी कुर्बानियां भी दी होंगी फैमिली फंक्शंस। वो 2020-21 में दी, पर जब पीएचडी में आई तो मेरा टाइम पीरियड बहुत कम हो गया था। तो उस टाइम पे तो मैं 4.5 आवर्स 5 घंटे, सैटरडे संडे होता था मेरे पास फ्री, उसमें मैं कंप्लीटली यूटिलाइज करती थी जितना मुझसे हो सकता था। बट मंडे टू फ्राइडे तो कभी कभी तुम्हारा मन भी नहीं करता है, तब डीमोटिवेट होते हो। कभी कभी exactly. तुम ऐसा होता है कि तुम फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हो, वो भी थोड़ा बहुत मैं करती थी। तो बट ये है कि पहले किया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हाँ फाइनली, अल्लाह का शुक्र है। सबा सरवर मीर जी, मैं बार बार नाम गलत बोल देता हूँ, गुस्ताखी माफ। सबा सरवर मीर जी के इस इम्तिहान की कारकर्दगी के बाद इनकी फैमिली बहुत खुश है। यकीनन तौर पे एक बड़े फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके पुंछ के उस तहसील से हैं जो बहुत पिछड़ी हुई है। आज इनके वालिद मोहतरम मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा। अंकल, हर बाप का एक ख्वाब होता है अपने बच्चे को कामयाब होते हुए देखकर। आपकी बच्ची भी कामयाब हुई है, फैमिलीज़ में भी कॉल्स आए होंगे, जो रिश्तेदार नहीं भी जानते उन सब ने भी कॉल किए होंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ किस तरीके का रवैया अख्तियार करना चाहिए? क्या स्ट्रिक्ट रहकर ही बच्चा पढ़ सकता है या लाड प्यार का भी होना इंतहाई ज़रूरी है? बेसिकली स्ट्रिक्टनेस में कुछ नहीं रखा है। जितना हो सके अपने बच्चों को वो फैसिलिटीज़ दो। खुद बेशक तंगी अपने आप पे झेल लो, लेकिन बच्चों को कोई जो है वो तंगी नहीं होनी चाहिए। तो उनको हर वक्त जो भी मतलब उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और उनको कभी ये नहीं बोलो हाँ बेटा आपने ये नहीं किया, अब बस नहीं, ये नहीं, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आगे करो और करो, मोटिवेशन, हाँ और करो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो बेसिकली मैंने तो यही किया है। अच्छा, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं कि जब उनके बच्चे एग्जाम्स में रह जाते हैं तो वो फिर मतलब टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं बेशतर। देखो जी वो रिश्तेदारों के बच्चे पास हो गए, देखो जी वो शकीला शमीमा स्कीना आंटी का बच्चा पास हो गया, तो आप नालायक को आप रह गए। तो वो जूते परेड जो घर में होती है अंकल, उसका क्या? सारी ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने आज तक। और आप क्या बाकियों को क्या कहना चाहोगे? यही है, सबसे प्रायोरिटी यही है, प्रायोरिटी यही है कि बच्चियों के मसले में जहाँ तक मसला है ना, थोड़ा सा मतलब बच्ची जो है वो जवान होती है तो लोग मतलब मैक्सिमम हमारे खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में ये है कि शादी कर दो। एग्जैक्टली। तो मैंने तो आज तक ऐसी कभी कोई बात सोची नहीं है कि मतलब ठीक है करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद करेंगे, बात खत्म। बच्चों को अपने कदमों पर स्टैंड करना। हाँ, अपने कदम। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो क्या महसूस हो रहा था? पहला रिएक्शन क्या था? बस रोना आ गया। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? बेसिकली हमें ख्वाब ही नहीं था कि होगा, क्योंकि अंकल ये ना सालों की मेहनत है। हाँ, आपकी है ना। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी आपकी यही है, घर जमीन प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे लगता है ये जो दो हैं ये आपकी प्रॉपर्टी है। नहीं है मेरे पास, सिर्फ उनमें मैंने थोड़ा मकान बनाया है। अब बाद में जो भी प्रॉपर्टी थी वो यही प्रॉपर्टी थी आपकी? जो यही था बच्चों को पढ़ाना, बस और कुछ नहीं मैंने किया। मैंने पुंछ में भी बच्चों को पढ़ाया और जम्मू में जब शिफ्ट हुआ हूँ तो तब भी बस सिर्फ फोकस बच्चों पे रखा कि भाई हाँ पढ़ो बच्चों, जो चाहिए वो मिलेगा। आज जिंदगी का एक ख्वाब तो मुकम्मल हुआ अंकल। हाँ, बेसिकली जो बरसों की मेहनत थी। हाँ, बरसों की मेहनत थी, एक ख्वाब मुकम्मल हो गए सारे। रब देगा सबको इंशाल्लाह, बात नहीं है, धीरे धीरे एक हुआ आगे भी होगा। अच्छा, माँ बाप के पास सब्र होना भी तो बड़ा जरूरी है ना? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सब्र होना चाहिए, क्योंकि जिसमें सब्र नहीं है उसमें कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब है, ज्यादा नहीं, नॉर्मल सा हाँ बेटा ठीक है, ये नहीं, ये ऐसे नहीं था। अगर ये ऐसा हो जाता तो
हाँ ठीक है, नहीं हो सकता पापा, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होगा, ठीक है। बच्चों को, औलाद को तो समझना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, औलाद को समझना चाहिए, औलाद को माँ बाप को समझना चाहिए और माँ बाप को औलाद को समझना हाँ चाहिए। बस यही एक है, मतलब जब ये कम्युनिकेशन आपस में हो गया ना, ठीक, अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तो फिर मतलब है वो नहीं है कुछ भी के। हाँ, जब तक ये नहीं हो तो फिर वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपका ये ख्वाब था, आपका ये शौक था कि मेरी बच्ची ऑफिसर बने, या आपकी बेटी टीचर बन जाती, डॉक्टर बन जाती, इंजीनियर बन जाती, आप उसमें भी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, बेसिकली एक मौका मिला था ऐसा आर्टी टीचर का, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया था, नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। हाँ कुछ और करेंगे। तब आप इनके फैसले से खुश थे, मुतमईन थे जब इन्होंने हाँ, आर्ट, या फिर आपका, या आपने कहा कि नहीं क्या कर रहे हो, आज नौकरी नहीं मिलती है, आप नौकरी छोड़ रहे हो? ये था एक कि बच्चा ये नौकरी हाथ आई हुई है, ना छोड़। नहीं, उसके बाद भी मौका मिला, दूसरी बड़ी बेटी का वो डाक बेस पे प्रोफेसर लग गई थी, लेकिन फिर जब पीएचडी का मसला बना तो एमफिल का, तो उसमें भी अड़चन आई तो उसने छोड़ दी। अच्छा, मैंने बोला ठीक है। अब आपको लगता है उस वक्त का ये डिसीजन अच्छा था? हाँ अच्छा था। हाँ, वैसे उस वक्त आपको गुस्सा भी आया होगा, लेकिन आज आप बड़े प्यार से बोल रहे हैं अच्छा था, आज क्रैक हो गया, आज अंकल बोलते हाँ अच्छा था। नहीं, खुद ही मैं लेके आया था उसको, अच्छा, उधमपुर से। चलो, अल्लाह ताला इस घर को खुश रखे, आबाद रखे। और मैं तो यही चाहूँगा कि माँ बाप को अपने औलाद से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि औलाद ही असली प्रॉपर्टी है अपने माँ बाप की। देखिए, पैसा कोई भी कमा सकता है, कहीं से भी कमा सकता है, लेकिन अपने औलाद के साथ बिताए हुए लम्हे ना ज़िंदगी में याद रहेंगे। उन बच्चों को भी कि वालिदैन क्या दे कर गए थे, और वालिदैन को भी ये याद रहेगा कि उनके बच्चों ने उनको क्या दिया था। ये गिव एंड टेक वाला काम है, इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो, मोहब्बत दो और मोहब्बत लो। और बेशतर घरों का माहौल तब ख़राब होता है कि जब माँ बाप के दिल से मोहब्बत नहीं निकलती है और औलाद उस मोहब्बत को देख नहीं सकती है। हम आंटी से बात करें, इजाज़त है आपकी? क्योंकि आपकी शरीक हयात हैं तो आपसे इजाज़त लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कहीं गुस्सा ना करें। आंटी, ये हाथ में रख लें थोड़ा सा ऊपर करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं, बच्ची क्वालिफाई किया है जी, इम्तिहान, बड़ी खुशी की बात है। माँ बाप का भी तो सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, तो आपका कैसा इस बच्ची के साथ सपोर्ट रहा है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने इस मुकाम पर पहुंचाया, आमीन। तो उसका बाद में हमारा सपोर्ट तो इसके साथ ही है, सब बच्चों के साथ है। अच्छा। और भी बच्चे हैं उनके साथ हैं कि ये कुछ बन जाए, हम खुद तकलीफें उठाएंगे, मुश्किलात देखेंगे, देखी भी होंगी, देखी कहीं कहीं देखी है, लेकिन इनको कोई तकलीफ नहीं दी। हाँ। और इनके साथ रहे, कमी पेशी हुई तो भी सब्र दिया इनको कि सब्र से हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की सारी जिंदगी की मेहनत तो यही है ना, बस यही है। और हमने सबसे- ये नहीं सोचा हमारे बच्चे बन जाएं तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज तो ये भी है कि आप पूंछ छोड़ कर आए, इन्हीं बच्चों की पढ़ाई के लिए आए। हाँ, इनके लिए, बस इस गर्मी में मैं यहाँ रह नहीं सकती थी, बहुत इनके लिए रहे। हाँ। आज आपको लगता है कि चलो, माँ बाप का एहसान तो कभी बच्चा अदा नहीं कर सकता है, ये तो हकीकत है, लेकिन ये आपको महसूस होता है अपनी जगह कि जो आपने वो धूप, वो मुसीबत, वो गर्मी, ये जो इन चीजों को बर्दाश्त किया था, आज कहीं ना कहीं ठंडक मिली है दिल को? इंशाल्लाह ठंडक तो है ही है। चलो, ये भी सबसे बड़ा ख्वाब होता है इंसान का कि बच्चे कहीं रास्ते पे लग जाए। ये तो अल्लाह का शुक्र है, बस उसी का शुक्र है, हम उस काबिल नहीं है। जो अल्लाह ने अता किया है वो उसके काबिल नहीं है। अच्छा, जब बच्चे ने स्टार्ट किया था पढ़ना, जब प्रिपरेशंस शुरू हुई थी, तो आपके जहन में क्या था, दिल में क्या चल रहा था? बस मेरी तो अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ ही रहती थी कि बस अल्लाह ताला इनको अपने मकसद में कामयाबी दे। बस मेहनत करो तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अच्छा, मामू शामू रिश्तेदारों ने फोन शोन किया? सब ने किया, बड़े खुश होंगे आज, खाला तो साथ में? ये भी रात के इधर ही थे जब इसका, ये तो खुशी का मौका है ना? इंशाल्लाह खुशी का मौका है, तो सब इधर ही थे, सब ने फोन किए। अच्छा, जब रिजल्ट आउट हुआ तो आपकी बेटी ने कहा मम्मी मैंने तो केस क्वालिफाई कर लिया, आपने क्या कहा, कैसा रिएक्शन था? हम तो नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, आपने एक और सजदा दे दिया? सजदे हमने सजदा ही आगे पीछे दो सजदे, आज तीसरा सजदा। बस वही है, अल्लाह का शुक्र है, बस वो चीज। अच्छा, खाला जी को आप ये दे दें। खाला जी, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबा ने इम्तिहान क्वालिफाई किया है, अम्मी खुश हैं, वालिद साहब खुश हैं, इमोशनल भी हैं, ये खुशी के आंसू भी आंखों में रहते हैं हमेशा। क्या कहना चाहेंगे आप, जब इम्तिहान का नतीजा आया सामने, जब आपको ये मालूम चला, तो कैसा माहौल बन गया एक समय में घर के अंदर? उस वक्त तो बहुत ही खुशी हुई है। मैं तो नमाज पढ़ रही थी उस वक्त, तो इसने जब खबर ये सुनाई तो ये पढ़ने लगी अल्लाह अकबर, अल्लाह को याद किया इसने। तो पहले तो मैं डर गई, पता नहीं क्या हो गया। फिर बाद में मैंने नमाज पढ़, किसने अल्लाह अकबर, अल्लाह को याद किया? सबा ने? अच्छा।
तो फिर मैं नमाज पढ़ रही थी, तब फिर मैं नमाज पढ़ के फारिग हुई इस्लाम फेर का। तो फिर मैंने पूछा क्या हो गया, फिर इसने बोला कि आंटी मेरा रिजल्ट निकला, मैं पास हो गई। बस फिर उस वक्त खुशी का ही माहौल था, फिर खुशी से ही सब मतलब झूम उठे। अच्छा मासी जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका क्या कहना है, किस तरीके से बच्चों को घर में रखा जाए माँ बाप को? देखिए फैसिलिटी देना एक अलग बात है, वो हर माँ बाप का फर्ज है। हाँ। और औलाद का फर्ज है माँ बाप की इज्जत करना, लेकिन घर का माहौल कैसा अच्छा रह सकता है, ठीक रह सकता है, इसके लिए थोड़ा सा बताएं। माँ बाप बच्चों के साथ अच्छा करेंगे तो बच्चे भी अच्छा ही करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमारे साथ माँ बाप अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी माँ बाप की बात पर चलना चाहिए। तो बाकी तो मेहनत इनकी अपनी है, मेहनत बहुत की है इन्होंने और मेहनत का फल मिल गया है। मेहनत की तरफ से तो मैं गवाही देती हूँ कि इसने खुद नहीं मेहनत तो की होगी तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस पर, इसने अपनी मेहनत पर इसको कामयाबी मिली है। आज अपनी इस बहन की दर्द तकलीफ को भी आपने महसूस किया होगा जब आप आए होंगे। मुझे तो बहुत खुशी है, आज बहुत खुशी है। देखा होगा कई बार आपने अपनी बहन को धूप में खाना बनाना, गर्मी में एसी में नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे किचन में खड़े होके इन बच्चों के लिए जम्मू में आके। तो बच्चों के लिए तो इंसान करता है सब कुछ बच्चों के लिए ही तो करता है। और आज खुशी का माहौल है, कामयाबी दे दी फिर। चलो माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सबा की फैमिली बहुत खुश है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इनकी मेहनत जो है वो पूरी हुई। देखिए माँ बाप पूरी जिंदगी ना अपनी मेहनत सिर्फ अपनी औलाद पे करता है, सिर्फ इसलिए कि वो कामयाब हो जाए। और माँ बाप को कभी भी कोई लालच नहीं होती औलाद से, ये बात मेरी जहन में रखें। अगर हम लोग ना करोड़ों रुपए भी कमा लेंगे तो हमारे माँ बाप को हमारे 5 पैसे में भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो सिर्फ इज्जत, और अगर हमारे माँ बाप को हमसे कुछ चाहिए होता है तो वो प्यार और एहतराम जो हमें उन्हें देना है। हमारी खुशी में उनकी खुशी है, सबा ने करके दिखाया। नाज़रीन इकराम, पुंछ की एक ऐसी बेटी जिसका ताल्लुक बॉर्डर के इलाके से है, बॉर्डर बेल्ट से है, और बिल आखिर JKS के इम्तिहान को क्वालिफाई किया है, अपने साथ साथ कई सारे बच्चों को और इंस्पायर किया। और खुशी की बात है, हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये एक अच्छे ऑफिसर बनेंगी, अपने नेशन को सर्व करेंगे, अपने लोगों को सर्व करेंगे, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी के साथ। खास प्रोग्राम था डेली तस्कीन के ऑफिशियली फेसबुक पेज पे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से बाहर जो मुझे लाखों लोग देख रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आमिर सुहेल के ऑफिशियली फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।